जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, लैटिन अमेरिका के दिल में जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म हमने देखा और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, यूएस फोर्सेस ने जिस तरह से स्ट्राइक किया वेनेजुला पर और मदुरो को गिरफ्तार किया गया। उनको ही नहीं बल्कि उनकी पत्नियों और करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से एक हलचल मची हुई है और जो इंटर पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसमें इकोनॉमिक्स और सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व है, ऑयल रिजर्व्स और ग्लोबल जो खेल चल रहा है, इसमें भारत का क्या एंगल है और किस तरह से भारत के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, इस पर हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वेनेजुला में इस तरह की सिचुएशन है तो भारत को किस किस तरह के चैलेंजेस या फिर इंटरेस्ट जो है भारत के वो इन्वॉल्व हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शामिक मोइत्रा जी, जियो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। उनसे हम इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से समझेंगे। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। सभी दर्शकों को और आपको मेरा नमस्कार। देखिए, जो स्थिति है दक्षिण अमेरिका में, वो तो सभी अब तक अवगत हो चुके हैं। मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो ये है कि इसमें भारतवर्ष का एंगल क्या है और हमें क्या करना चाहिए, और इसका पैरेलल मैं जोड़ूंगा जो ये बे ऑफ बंगाल में जो स्थिति है उसके साथ, यानी बांग्लादेश म्यांमार में जो हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कहते हैं ना, वी डोंट हैव अ डॉग इन दिस फाइट। हमें इस लड़ाई में एक तिनके भर का भी इसमें कोई वो इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वेनेजुएला के साथ भारत की एक युक्ति है। हमारा $1 बिलियन का निवेश है वहां पे। वेनेजुएला से हम तेल खरीद नहीं सकते थे अब तक, शायद आगे खरीद पाए, तो एक एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन आ सकता है। तो इसमें कोई नुकसान की बात तो है नहीं। हाँ, एक प्रेसिडेंट, एक उदाहरण जरूर दुनिया के सामने रख दिया है ट्रम्प साहब ने अपने एक्शन से, कि अगर जिसके पास ताकत है वो अगर चाहे तो कहीं से भी किसी को उठा के ला सकता है, किसी दूसरे देश से, और अपने देश में उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। या किसी भी देश को अगर उसकी सत्ता को उन्हें पसंद ना हो तो जाके खुद ही जबरन उसको बदल सकते हैं। वैसे उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पर ये मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये यथार्थ है, ये सत्य है। रियल पॉलिटिक में हम लोग अच्छे बुरे को नहीं देखते, हम देखते हैं देश का स्वार्थ किसमें है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो पूरा क्षेत्र है कैरिबियन का, ये कैरिबियन सागर बना कैसे था, छोटी सी भूमिका मैं बात देता हूँ इसमें। कैरिबियन सागर जो बना था, ये बना था एक बहुत बड़े कॉमेट के टकराव से। एक बेसिन क्रिएट हुआ था और काफी वॉल्केनिक एक्टिविटी वहां पे उससे हुआ था। और वहां पे ये जो हम डायनासोर्स वगैरह इन सब चीजों की बात करते हैं, इसकी बहुत बहुतायत थी कई करोड़ साल पहले, 650 700 और 700 करोड़ साल के बीच में। तो वो पर्मियन युग से लेके जुरासिक युग में ये था। फिर ये कैरिबियन जो सी कहते हैं या आजकल गल्फ ऑफ मेक्सिको कहते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है वैसे बना। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट फॉसिल फ्यूल का बहुत हेवी कॉन्सेंट्रेशन है। इसके उत्तर में अगर देखें तो वो टेक्सास और वो फ्लोरिडा पैनहैंडल का जो एरिया है, फिर क्यूबा है उसके नीचे, और उसके भी नीचे हमारे वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं। और फिर ये जो उत्तरी छोर है दक्षिण अमेरिका का, जिसमें कोलंबिया आता है, उसके साइड पे आपको ये मिलेगा वेनेजुएला, फिर गायना, फिर फ्रेंच गायना, फिर सूरीनाम। ये जो 5-6 राष्ट्र हैं, ये सब ऑयल एंड गैस में इनका बहुत बड़ी मात्रा में इनके पास है। अच्छा, दूसरा एक और चीज, ये वो क्षेत्र है जहां पे दुनिया में 3 बड़े बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे रेयर अर्थ मिलता है। और सबको पता है कि अगर हमें एआई में वर्चस्व प्राप्त करना है या मोबाइल फोन्स और कंप्यूटिंग में वर्चस्व प्राप्त करना है तो उसके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो दुनिया में जो 3 बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनमें से एक क्षेत्र यहाँ पे है, और ये ट्रायंगल कहते हैं इसको, साउथ अमेरिकन ट्रायंगल, जो ऊपर है वेनेजुएला, उसके नीचे बोलिविया, पेरू, और इस साइड पे ब्राजील। तो इस क्षेत्र के बीच में एक त्रिकोण आकार में यहाँ पे बहुत आपको बड़ी मात्रा में ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलेगा। तो
और दो बाकी जो और क्षेत्र है, एक अफ्रीका में है कॉन्गो के आसपास, और तीसरा है हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंटल जो लैंड मास है, और उसके उत्तर में जो सिंकियांग प्लेटो है, ये जो एरिया है इसमें भी बहुत मात्रा में आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो गल्फ है ना, ये जो गल्फ ऑफ मेक्सिको, और आजकल ट्रम्प जिसको गल्फ ऑफ अमेरिका कहते हैं, और ये कैरिबियन सी, ये एक ही क्षेत्र है। ये जो एरिया है ये महत्वपूर्ण है अपने खनिज संपत्ति और ऑयल एंड गैस के लिए। तो इसमें सबकी दृष्टि तो पड़ेगी, और डेवलपमेंट के दो ही मार्ग हो सकते हैं, या तो आप लोकल सरकार के साथ कोलैबोरेट करो और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है, और बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले आओ, और दूसरा है आप खुद ही उस पर कब्जा कर लो और फिर वही काम करो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले आओ। अब भारतवर्ष के पास दो मार्ग हैं। हम अमेरिका की तरह उतने सामरिक दृष्टि से सशक्त नहीं है कि अपना पावर प्रोजेक्ट कर सके, वहां पे करियर टास्क फोर्स भेज के महीनों बैठे रह सके, किसी दूसरे देश पे कब्जा करे, वो हमारी स्ट्रेटेजी कभी रही नहीं है। वी आर नॉट एन एक्सपेंशनरी पावर, वी आर अ कंजर्वेटिव पावर, डिफेंसिव पावर। तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, आप नोटिस करेंगे अगस्त आई थिंक 5th या 6th से अमेरिका का ये जो युद्ध पोतों का फ्लोटिला था, वो वेनेजुएला के कोस्ट के सामने खड़ा हुआ था, ठीक है, तैनात था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नवंबर के 14 आई थिंक वहां जाते हैं, कैरिबियन में जाते हैं, एंड ही विजिट्स गायाना। गायाना में 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मिला है, और आशा है उससे भी अधिक शायद होगा, और नेचुरल गैस भी है। और गायना और वेनेजुएला जो है एकदम साथ में सटे हुए दो देश हैं। मडुरो जो था उसने तो थ्रेट किया था, मैं तो गायना इन्वेड करने वाला हूं। उनका एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और वेनेजुएला का और गायना का जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहीं पे उसी एरिया में वो ऑयल मिला था। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं, ये क्षेत्र जो है वो हमारा ही है, ठीक है। सो देयर वाज अ थ्रेट ऑफ लूजिंग दैट टू वेनेजुएला। ना एक तरह से अगर देखें, अगर इसको हम अगर अपने दिमाग में रखें, तो भाई नतीजा तो अपने फेवर में गया है। वो नतीजा क्या है कि गायना का जो तेल है अब वेनेजुएला नहीं ले सकता। और आप एक चीज नोटिस करें, ट्रंप 10 अपशब्द कहे, उनके ऑफिशियल्स जो हैं लुटनिक या स्कॉट पेसन 10 बकवास करें भारतवर्ष के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा हमारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन साउथ अमेरिका। दे कीप टॉकिंग अबाउट चाइना 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 चाइना, है ना। तो चीन के बारे में बात करते हैं, रूस के बारे में बात करते हैं, लेकिन भारतवर्ष के बारे में, यद्यपि हम ब्रिक्स के वीटो पावर होल्डिंग फाउंडिंग मेंबर हैं, हमारे बारे में कभी बात नहीं किया जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे कहीं पे देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग, एक विंक विंक सिचुएशन है कि आप अपना काम करो, ये बड़ा जो चीज है वो हमें करने दो, हम बड़ी शक्ति हैं, हम बड़ा चीज ले लेंगे। क्योंकि वेनेजुएला, मैंने गायना का बोला 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, वेनेजुएला में 303 बिलियन है। कोई कंपैरिजन एक्चुअली है नहीं वैसे देखा जाए। तो ये जो 11 बिलियन है वो भारतवर्ष जैसे एक सिंगल राष्ट्र के लिए इनाफ है। 303 बिलियन का तो आप 20 साल तक बेचते रहो दूसरे देशों को। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रधानमंत्री को, मैं तो कहूंगा शायद पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जाके उन्होंने गायना के साथ डील सिक्योर किया, नंबर 1, टू विच अमेरिका हैज नो ऑब्जेक्शन। नंबर 2, ये जो पूरा क्षेत्र है, पेरू और बोलीविया के साथ भी भारत कई सालों से अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने में जुटी हुई है। ब्राजील के साथ तो हमेशा से ही हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहा है। अब चाहे वो लूला रहे या ये बोल्सोनारो वापस आ जाए या कुछ भी हो, ब्राजील के साथ संबंध ठीक ही रहेगा हमारा, कभी वो बिगड़ेगा नहीं। तो ये जो एरिया है, इंडिया विल बी अ सेकेंडरी एक्सप्लॉइटर ऑफ दिस। चाइना एंड रशिया, उनका थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिख रहा है। चाइना का $60 बिलियन का निवेश था वेनेजुएला के अंदर, अब वो थोड़ा सा खड्डे में है। यद्यपि जो अभी नई राष्ट्रपति बनी है, ये मैडम गोंजाल्वेस रॉड्रिगेस, हाँ, Kelsey, Celsi, what's her name? I've forgotten her first name. So Rodriguez is, हाँ, so she is towing a very a neutral kind of line. वो कह रही है अमेरिका को, हाँ आप लोग जो करना चाहें करें, अब चारा ही क्या है।
और मेरे ख्याल से तो ये जो whatever coup has happened, it has happened mainly because जो वेनेजुएला के पॉलिटिशियंस और जनरल्स थे जो एक्चुअली उस ड्रग कार्टेल को चलाते हैं, जिसका नाम कार्टेल de los सोलेस है। सोलेस जो है वो सन का सिंबल, सन को सोलेस कहते हैं, तो वो सन का सिंबल ना उनके यूनिफॉर्म पे होता है, इसीलिए इस कार्टेल का नाम वो है। दे आर स्टिल इन पावर, दे आर स्टिल रनिंग द कंट्री एज इज। मेरे हिसाब से यूएस के साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग उनका हो गया है कि आप जो करना है करो, हमें अपना ये सरकार चलाने दो, वो माडुरो साहब के साथ जो करना है आप उधर करो, ठीक है। तो दुनिया में सबको सेटिस्फाई कर दिया गया है। अमेरिका ने अपना थोड़ा सा पावर दिखा दिया एक छोटे से करप्ट देश के खिलाफ, और इंडिया को मेरे ख्याल से यहाँ पे नॉट विंक विंक, वो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम डूइंग व्हाट वी नीड टू डू। तो ये तो हो गया ये पूरा गल्फ ऑफ मेक्सिको स्ट्रोक अमेरिका एंड द कैरिबियन सी एरिया, यहाँ पे यही होगा। एक्चुअल जो ड्रग ट्रेड था उस पे एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, बिकॉज ड्रग्स आता कहाँ से? ड्रग्स तो बनता है म्यांमार और चाइना में, और फिर जाता है मेक्सिको और कनाडा में। कनाडा में डिस्ट्रीब्यूशन खालिस्तानियों के हाथ में है, मेक्सिको में मेक्सिकन्स के हाथ में है, ठीक है। और बाकी ये कोलंबिया और वेनेजुएला और ये दूसरे जो देश हैं, पेरू, बोलीविया, यहाँ पे वो कोकेन वगैरह बनता था और अभी भी बनता है थोड़ी मात्रा में, वो भी फिर मेक्सिकन्स ही कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कुछ नहीं हुआ है। अब आते हैं, इसका एक पैरेलल है जहां पे भारतवर्ष का सेकेंडरी नहीं प्राइमरी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र हित सिर्फ नहीं, राष्ट्रीय सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो है बांग्लादेश म्यांमार। अब देखते हैं बे ऑफ बंगाल को। बे ऑफ बंगाल जो है, इट इज सराउंडेड ऑन टू साइड्स, वन साइड बाय द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल मास एंड बांग्लादेश, ऑन द अदर साइड म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीपपुंज जो है वो हमारा है, वो बीच में आता है इसके, ठीक है। अब ये जो एरिया है, यहाँ पे भी आप देखें, वो गायना से भी बड़ा अभी पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड गैस, मतलब नेचुरल गैस का खोज हुआ है अंडमान बेसिन में, जिसको अंडमान बेसिन ही कहा जाता है, सी ऑफ अंडमान, ठीक है। तो वो सी ऑफ अंडमान इज एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे तो ये अंग्रेजों ने अजीब तरीके से नाम रख दिया था, बे इसको कह रहे हो जो सागर एक्चुअली उनके मेडिटेरेनियन से बड़ा है, मेडिटेरेनियन और नॉर्थ सी से बड़ा है ये बे ऑफ बंगाल। तो बे नहीं है, इसको आप बंग सागर कह सकते हैं या उत्कल सागर कह सकते हैं, जो एंशिएंट नेम रहा है इसका। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये भी एक वैसी ही जगह है जहां पे बहुत हेवी फॉसिल फ्यूल डिपॉजिट्स हैं, राइट। तो इसको भी एक्सप्लॉइट किया करने की बात हो रही है। और इसमें भारतवर्ष का ही वर्चस्व रहेगा, क्योंकि ये पूरा जो बे ऑफ बंगाल है, इसको हम ही कंट्रोल करते हैं देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, इसके उत्तर में है, उत्तर और पूर्व की तरफ आपका वो म्यांमार वाला पूरा वो देश मिलेगा। Myanmar is another place which is very rich in rare earth, in minerals, in precious metals, all of these things. Or Myanmar is also a conduit for China into the warm waters of the Bay of Bengal, and therefore a conduit for China, a shorter path for China into the Gulf and the Western markets through the Suez, etc. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लैंड प्लस सी रूट भी है, जो उन्होंने सीपेक के थ्रू करने की कोशिश की, क्योंकि म्यांमार अस्थिर रहा है, तो अब पाकिस्तान भी अस्थिर हो गया। पाकिस्तान भी अस्थिर है, म्यांमार भी अस्थिर है, खनिज पदार्थ, ऑयल एंड गैस यहाँ पे भी है। तो ये एक एग्जैक्टली पैरेलल सिचुएशन है अपने करीबियन जैसा, लेकिन यहाँ पे वर्चस्व अमेरिका का नहीं है। ये वो पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में खिचड़ी पका रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो खिचड़ी पूरी तरह से अभी गली नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एंड म्यांमार, दीज आर राइट नेक्स्ट डोर टू चाइना एंड इंडिया, द टू मच लार्जर पावर्स इन दिस रीजन। एंड हमारे पास ऑन द ग्राउंड क्षमता कहीं ज्यादा है अमेरिका से। अमेरिका बहुत बदमाशियां कर सकती है, CIA इज एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ डूइंग रेजिम चेंज, जिन्होंने नेपाल में करके दिखाया। स्मॉलर कंट्रीज दे आर वेरी गुड एट इट ना। बांग्लादेश एरिया वाइज तो स्मॉल कंट्री है, बट वो वहां पे 175 मिलियन लोग रहते हैं। म्यांमार एरिया वाइज बहुत बड़ा देश है, लेकिन लोग उतने नहीं है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट इट्स सब 100 मिलियन। लेकिन भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये महादेश है, और चाइना नंबर 2 है। तो इन देशों को मतलब
जिसको कहते हैं हम ये छेड़ सकते हैं, विरक्त कर सकते हैं, इसके सराउंडिंग एरियाज में गड़बड़ी शांति फैला सकते हैं टू कीप देम ऑफ बैलेंस, और वही स्ट्रेटेजी चल रहा है। लेकिन टारगेट वही है, अल्टीमेटली टारगेट है सिर्फ चाइना और इंडिया को थोड़ा सा ऑफ बैलेंस नहीं करना है। इनको यहाँ का जो खनिज पदार्थ है और यहाँ का जो प्रेशियस मेटल्स है, ऑयल एंड गैस है, उस पे कब्जा करना है। लेकिन वो डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे, सो दे अल्टीमेटली हैव टू अलाइ विद समबडी। दे कैन अलाइ विद बांग्लादेश, बट बांग्लादेश में अलाइ करके भी वो खास कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतवर्ष चारों तरफ से घेर रखा है बांग्लादेश को। सो ज्योग्राफी इज विद अस. Geography is not in favor of anybody else intervening from outside. It's in favor of India. In Myanmar, again, geography favors China and India for intervention. Because China and India are not Brazil or Suriname or Colombia. हमको आंख दिखा के कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे अमेरिका विल बी सेकेंडरी, इंडिया, चाइना एंड रशिया, बिकॉज ऑफ रशिया's association with India and China, they will be primary. तो एक आप देख लीजिए क्षेत्र जो बे ऑफ बंगाल का है, ये क्षेत्र जो है ये ब्रिक्स के उसमें आ जाएगा, और उस तरफ का जो क्षेत्र है करीबियन, वो अमेरिका के उसमें आएगा। इंडिया ने दोनों तरफ अपना स्टेक जमा के रखा हुआ है। तो ये स्थिति है, और यही मैं बताना चाह रहा था। जी, तो अब अगर हम शामिक जी, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल, खासतौर से बांग्लादेश को लेकर बात करते हैं, एज यू सेड के जो CIA है वो कर सकता है यहाँ पे रिजीम चेंज एंड ऑल, और अभी इलेक्शंस हैं फरवरी में, और अवामी लीग इज आउट ऑफ द इलेक्शंस, वो नहीं है। तो अभी क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ और ज्यादा यहाँ पर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और कुछ ऐसा हो सकता है इन दिस रीजन जैसा वेनेजुएला में हुआ? इंस्टेबिलिटी तो रहेगा। मुझे बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज इफ यू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड, बांग्लादेश हैज ऑलवेज बीन फ्लिपिंग बिटवीन BNP एंड अवामी लीग। हाँ, वो इरशाद जो थे जातीय दल वाले, वो तो गुजर गए। उनका दल अभी भी है, जातीय दल है, लेकिन उसका उतना वर्चस्व नहीं है वहां पे। ये हमेशा से फ्लिप रहा है। इफ यू लुक एट द वोट शेयर ऑफ BNP वर्सेस अवामी लीग और वाइस वर्सा, वही 19-20 का फर्क है। 2-3% का ही मार्जिन रहता है, लेकिन 2-3% के मार्जिन से वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हमेशा कोई ना एक पार्टी सारी चीजें ले जाता है। तो सपोर्ट बेस उनका इक्वली स्ट्रांग है। इस बार चूंकि अवामी लीग को लड़ने नहीं दिया जाएगा, एंड इस लीडरशिप इज लार्जली सिटिंग इन इंडिया, नॉट जस्ट शेख हसीना, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ आ गए हैं। करीब 500-600 लोग इस वक्त भारतवर्ष में बैठे हुए हैं। तो अवामी लीग अभी लड़ने की स्थिति में नहीं है, ऑल्दो ऑन द ग्राउंड स्टिल हैज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट बेस, इट स्टिल डज। तो जमाती जो है वो इस बार शायद इलेक्शन लड़े, बट दे आर फाइटिंग इन कोलैबोरेशन विद आई थिंक BNP के साथ कहीं पे टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, एंड अदर प्लेसेस दे हैव अलाइंड विद NCP, लेकिन इनके बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा है। So I see Tariq Rahman sweeping it. There is sympathy for him because his mom has died. तो एक वो स्वीप कर जाएंगे, और स्वीप होने के बाद, रिमेंबर दिस, तारिक रहमान वाज सिटिंग इन लंदन फॉर 17 years. He is under the thumb of the Americans and the Brits. So effectively he will be carrying their agenda to some extent. But if you look at BNP's origin, it was largely supported, its rise was supported by China. So China has always had extremely strong links. और चाहे आप लंदन में बैठे हो या मोगादिशु में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंक्स तो चाइना के साथ बने ही रहेंगे। तो तारिक रहमान विल प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट between America on one hand, China on the other, and India on the third. Because power यहाँ से जाता है, food यहाँ से जाता है, and medicines यहाँ से जाता है. Bangladesh is massively dependent on India. People underestimate the level of dependence Bangladesh has on India. ये रेटोरिक जो है ना, स्ट्रीट रेटोरिक, और जो ये लो लेवल कंटिन्यूअस वायलेंस होता रहता है अगेंस्ट माइनॉरिटीज ओवर देयर, वो खत्म नहीं होगा, बिकॉज दैट्स द वे दे डिफाइन देमसेल्व्स. वी हैव टू रिमेंबर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वे क्रिएटेड इन सेलियंस विद इंडिया, यानी भारतवर्ष के विरुद्ध एक अपना अस्तित्व उन्होंने बनाया. तो विरुद्धता तो रहेगी और वो कभी खत्म नहीं होने वाली है. तो बांग्लादेश विल रिमेन एज इज. इट विल बिकम अ लिटिल बेटर ऑर्गेनाइज्ड. अभी देखिए, जैसे पुलिस बोल के कुछ है नहीं उधर, वहां पे वो अंसार टीम्स हैं, वो लोग शॉटगन लेके घूमते हैं और दे एनफोर्स द लोकल लॉ. वो एनफोर्समेंट अपने दिमाग से करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होता है.
जी। अंसारुल बांग्ला तो अपने दिमाग से करते हैं, वो एक्चुअली कोई लॉ बेस्ड एनफोर्समेंट नहीं है। वो तूने क्या बोला, अच्छा इसने ये बोला, ठीक है मैं ये बोलता हूँ, ये उस टाइप का है। वो दादा होता है ना जी। लोकल, यहाँ पे डंडे की जगह उसके हाथ में एक शॉटगन है, दैट्स ओनली डिफरेंस। तो ये जी। बांग्लादेश जो है, इट विल गो बैक टू अ लिटिल बिट ऑफ स्टेबिलिटी एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग। भारतवर्ष ने गलती ये इसमें हमेशा ये करी कि वी बैक्ड शेख हसीना फॉर हिस्टोरिकल रीजन सो स्ट्रांगली, वी नेवर बिल्ट अ गुड रिलेशनशिप विद बीएनपी। मतलब वो स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है। बट बेस्ड ऑन माय, बाय द वे मैं खुद उत्तर बंगाल में रहता हूँ, तो आई हैव प्रीटी गुड लोकल कनेक्शंस एंड कॉन्टैक्ट्स जिनसे मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ। तो लोकली मुझे जो सुनने में आया है कि बीएनपी नाउ इज इन फेवर ऑफ aligning away from Pakistan, although I don't think it can curb the activities of the ISI, because ISI is essentially just a front for the CIA over here. तो वो कर्व नहीं करेगा, लेकिन भारतवर्ष के साथ एक बैलेंस ले आएगा. That's what is going to happen. You will see the number of incidents against minorities go down, will not disappear, because वो तो है ही, उसका बेसिस वही है, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है. So if the minorities wish to continue living in Bangladesh, they will suffer. That's not going to change. म्यांमार जो है वो तो अस्थिर ऑलरेडी था, रहेगा, और कुछ चेंज होने वाला नहीं है. इट विल स्प्लिट अप इनटू 3-4 कंट्रीज. दैट्स व्हाट आई प्रेडिक्ट. सो यू विल हैव the southern part will be taken by the Buddhists, the central part will be taken by Christians and others, and the northern part will essentially be the Chinese realm of influence. अब देखिए ये जो बुद्धिस्ट हैं, they have played a very smart move, whether it's a military junta or the, for example, the Arakan army. Arakan army is a Buddhist organization. फिर रोहिंग्यास का है, उनका अलग है. Rohingyas are not very numerous, by the way. A lot of people keep saying कि भाई भारतवर्ष में 3 करोड़ रोहिंग्या आ गए. अरे 3 करोड़ आएंगे कहां से, वो थे ही नहीं कभी. टोटल रोहिंग्या का पॉपुलेशन जो है वो 2 मिलियन से कम है, यानी 20 लाख से कम है, जिसमें से 3-4 लाख बांग्लादेश में घुसे हुए हैं, और वैसे ही 4-5 लाख इंडिया में घुसे हुए हैं. That's it. The problem is people who comes on TV, and I also participate in TV debates, they outrightly say Rohingya Bangladeshi. So they include नहीं Bangladesh. नहीं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं. लोगों को हिस्ट्री तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है. मैं बता देता हूँ रोहिंग्या क्या है. ये अराकान जो रीजन है ना, इट्स अ लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज वेरी माउंटेनियस. हमारे हिमालय से 2 और रेंजेस निकलते हैं, लुशाई एंड पटकाई बाम, और फिर अराकान हिल्स बनता है. ठीक है, इस तरफ चिटागोंग हिल्स है, उस तरफ अराकान हिल्स है. यहाँ पे लोग बांग्ला और म्यांमारी के बीच का एक डायलेक्ट बोलते हैं. इन लोगों को हम एंशिएंट टाइम्स में मग बोलते थे. Mugging जो word है ना, mugging, it's come from them, because they didn't have much agriculture or anything else. They used to essentially be brigands and pirates. That was their main trade. और आज के दिन में भी वही कर रहे हैं, but they are not doing it on land because they don't have ships. So these Rohingyas are the Muslim element of it. The Buddhists are the Buddhist element of it. पर है वो सारे मग. तो ये मग जाति है. ऑलराइट. उसके ऊपर आपको मिलेगा जोचिंग जाति, जिसका एक भाग हमारे मिजोरम में है, एक भाग अपने आप को कुकी चिंजो, एक भाग आपको मणिपुर में मिलेगा, और बाकी सारा म्यांमार में है, इन द सगाइंग स्टेट एंड चीन स्टेट. ठीक है. तो ये जो क्षेत्र है, ये बाय द वे अमेरिकन इवेंजलिस्ट्स एंड बैप्टिस्ट इन्होंने पूरा कन्वर्ट कर दिया है. सो वहां पे CIA का इन्फ्लुएंस है थ्रू द क्रिश्चियन नेटवर्क, राइट. तो ये लोग अपना वहां पे खिचड़ी पकाएंगे, लेकिन वहां पे इंडिया का भी एक हाथ है. ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं. इंडिया का भी हाथ है, चाइना का भी हाथ है. तो वो कॉन्टेस्टेड स्पेस है. जो सेंट्रल बर्मा है ना, बाय द वे सारा उनका जो खनिज है, रेयर अर्थ, प्रेशियस मेटल्स एटसेट्रा, वो सेंट्रल बर्मा में है. एंड सॉरी, म्यांमार, मैं तो बर्मा कह गया. तो ये सेंट्रल म्यांमार जो है, इस एरिया को जो कंट्रोल करेगा वो म्यांमार को कंट्रोल करेगा, ये ऐसा कहा जाता है. ऑलराइट. ऑल्दो वो सी एक्सेस नहीं मिलता है वगैरह वगैरह. तो अब ऐसा है कि वो जो क्षेत्र है, ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ, बट बिकॉज इट्स देयर कॉन्डुइट ऑफ ऑल द फेंटेनिल एटसेट्रा दे मैन्युफैक्चर थ्रू टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये यहाँ के थ्रू जाता है, और उसका काफी सारा प्रोसेसिंग, बेस केमिकल चाइना में बनता है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट म्यांमार में बनता है, और फिर वहां से निकलता है. देन यू ऑल्सो हैव द गोल्डन ट्रायंगल विच वाज क्रिएटेड बाय एसेंशियली द अमेरिकन्स. वहां पे कोकेन उगता है. गोल्डन ट्रायंगल इज शान स्टेट इन बर्मा एंड द अपर हाईलैंड ऑफ थाईलैंड
एक ट्रायंगुलर एरिया है वो भी। ये ट्रायंगल का पता नहीं, बड़ा अजीब रहस्यमय आई वुड से रेकरेंस है इन मेनी प्लेसेस। तो वहां पे कोकेन उगता है। तो ये सारा जो है, चूंकि अभी अफगानिस्तान में बंद हो गया ड्रग्स, तो ये ड्रग्स का मेन सोर्स बन चुका है। And drugs is what finances all the black ops of various global intelligence agencies. तो सबको ये चाहिए। Therefore, Myanmar is an extremely hot bone of contention. इसको कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये 3-4 पावर्स के बीच में एक खेला चलता रहेगा, और बीच में से म्यांमारी जो स्टेट है वो धीरे धीरे वीकेंड और होता जाएगा। एंड आई इवेंचुअली सी देयर इज गोइंग टू बी अ कोलैप्स। एक पार्ट इंडिया के पास चला जाएगा, एक चाइना के पास चला जाएगा, और एक थोड़ा छोटा सा रंप वो नीचे रह जाएगा। बट देन देयर विल बी एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे चलेगा एंड ऑल ऑफ दैट। दैट्स वेयर दिस इज गोइंग टू। ओके, मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना चाह रही थी शामिक जी कि अगर हम पूरा करेबियन या इधर आते हैं वापस, तो वेनेजुएला या गयाना की बात करते हैं, तो भारतीय जो ऑयल कंपनीज उनको इनवाइट भी किया है 2026 की उसके लिए। तो ओवरऑल जो भारत की पॉलिसी है इस पूरे रीजन में, लैटिन अमेरिका पॉलिसी, वो सिर्फ रिसोर्सेज और ऑयल के लिए है, और इट्स मोर देन दैट, जियोपॉलिटिकल फुटप्रिंट्स और इस सबको स्टैब्लिश करने के लिए भारत वहां पे वर्क कर रहा है? No, I'll say emphatically it's mainly for trade and resources. We do have some historical connection. There are about 8 million odd Hindus in यहाँ पे 8 मिलियन हिंदू रहते हैं, एंड अदर इंडियंस, इन क्रिश्चियंस ऑफ इंडियन एक्सट्रैक्शन। ये सारे वही इंडेंचर्ड लेबर थे जो बिहार और जिसको आजकल हम झारखंड कहते हैं उस एरिया से उठा के वहां पे ले जाए गए थे। तो एक हिस्टोरिकल लिंक तो है। गायना, फ्रेंच गायना, सूरीनाम, यहाँ पे 40 to 60% depending on the country population is Indian extraction. So is Trinidad and Tobago, another very oil rich nation by the way. तो एक कल्चरल एंड सिविलाइजेशन लिंक तो है हमारा। आई हैव गॉट अ जीएसटी, वो थोड़ा सा शैतानी कर रहा है, आई एम सॉरी। सो तो कल्चरल लिंक तो है, उस वजह से हम वी कांट draw away stakes, but we are not in a position to do much else. So what we are doing is we are playing a secondary power role over there, और वो हम अपने ट्रेड के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। बाय द वे, मेक्सिको इज अनदर नेशन विद व्हिच इंडिया हैज वेरी सिग्निफिकेंट ट्रेड। लॉट ऑफ पीपल डोंट आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट है, ये इट्स अ फैक्ट। सो फॉर अस द स्टेक इज वेरी मच इकोनॉमिक। वो जो ट्रायंगल बोला मैंने, यहाँ पे लिथियम वगैरह ये सब वो भी मिलता है, तो हमें वो भी चाहिए। एंड इंडिया हैज ड्रॉन अप सम पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स स्पेशली इन द लास्ट डेकेड और सो। वहां पे हमने अपनी स्थिति थोड़ी बनाई है। तो ये हमारा एसेंशियल फोकस तो वही है। और हम देखिए, हम मर्कोसुर के पार्ट तो बन नहीं सकते, ना नाफ्टा के पार्ट बन सकते हैं, बट इंडिविजुअली जो इंडिया का पॉलिसी रहा है कि बायलैटरल बनाओ, बायलैटरल रिलेशनशिप बनाओ, तो वो बनता रहेगा। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर गायना और सूरीनाम के साथ हमारा एफटीए भी बने। आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। भारत जो है अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, और जो जब से हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, तब से भारत ने अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था, और बड़े सही समय पर ये सारी चीजें की थी, और आज हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। और एज यू सेड के एफटीए भी हो सकता है बिटवीन गयाना एंड भारत। तो वो तो हम देख रहे हैं, क्योंकि गयाना और भारत के बीच में काफी क्लोजनेस है। अब देखते हैं कि इस पूरे उसमें क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। लैटिन अमेरिका को अगर हम पूरा देखते हैं, तो आगे और अमेरिका पूरे रीजन में क्या करेगा, क्योंकि और भी कंट्रीज, एलएसी कंट्रीज को अगर हम देखते हैं, तो उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करने वाला है ब्राजील, और इन सब के साथ एक चीज मैं आपको कहना भूल गया, उसको कह के मैं समाप्त करता हूँ। ये मतलब दिस इज हियरसे, बट एज ए जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक ऑब्जर्वर काफी कुछ सुनने को मिलता है। देखिए, एक देयर इज अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, एकदम सीड स्टेज पे है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं साउथ अमेरिका में कुछ देश जो थोड़े से बड़े हैं, थोड़ा सा उनका बेटर इंस्टीट्यूशन है, कि एक डिफेंसिव पैक्ट तैयार किया जाए, बिकॉज दे आर ऑल स्केयर्ड। कल अमेरिका कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, एंड दे वांट वेपन्स एंड ट्रेनिंग एटसेट्रा। नाउ इंडिया may get in on the act in terms of
arming them, just as we have done for Armenia. Armenia has today been hardened with Indian weapons to the extent Azerbaijan is now taking a pause, a step back. और टर्की भी 2 बार सोचेगा हमला करने से, ठीक है? तो आई थिंक वी कैन गो इन दैट डायरेक्शन. ब्राजील को तो हम आर्म कर ही सकते हैं, वो तो वैसे भी चल ही रहा है. वी आर सेलिंग इक्विपमेंट टू देम, दे आर सेलिंग लाइक एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट वगैरह, दे आर सेलिंग इक्विपमेंट टू अस. सो दैट विल बी स्ट्रेंथेंड फर्दर. देखिए, अब इंडिया उस लेवल तक तो पहुंच ही चुकी है कि हम, आप लोग लड़ना चाहते हो लड़ो, आपको अस्त्र चाहिए हम दे देते हैं, पर आपको ना लड़ना नहीं चाहिए, आप ना गंदे बच्चे मत बनो, अच्छे ही बच्चों की तरह रहो. तो हम ये सब भाषण देंगे एक साइड से, और हम लोग we will arm people who are aligned with us. That's the way actually to play geopolitics. I think we are being very smart about it, but we should not be over smart because we're still not powerful enough. अगर आप ये ट्रम्प वगैरह का शेंद दृष्टि अगर फिर से आपके ऊपर पड़ा तो गड़बड़ हो सकता है. तो इसको बहुत केयरफुली हमें खेलना पड़ेगा. बट ये है, this is also being conceived. And Chinese equipment, by the way, did not prove very effective in Venezuela. अभी कंबोडिया थाईलैंड में देख लिया. हाँ, वहां देख लिया, पाकिस्तान में तो देख ही लिया हम लोगों ने. और वैसे इन दिस केस आई मस्ट द कैविएट इज, चाइनीज इक्विपमेंट से भी ज्यादा वहां के जनरल्स ने अपने हथियार टेक दिए थे. दिस इज ऑब्वियसली इंटरनली कराया गया है ना. तो CIA हैड अ बिगर रोल टू इन दिस देन उनके जो मिलिट्री फोर्सेस थे. क्योंकि आई थिंक द एक्चुअल C8s एटसेट्रा, द रडार जो था वो बंद कर दिया था इन्होंने. रडार बंद कर दिया था, नहीं तो S-300 यू कांट जस्ट फ्लाई इन जस्ट लाइक दैट. इट्स अ वेरी केपेबल सिस्टम. वो बंद था. 4000 मैन पैड थे वेनेजुएलन सोल्जर्स के पास, एक फायर नहीं हुआ. दीज आर ईगलास, द सेम थिंग आवर ट्रूप्स आल्सो यूज. दे आर नॉट बैड मैन पैड्स, दे आर प्रीटी इफेक्टिव एक्चुअली. हेलीकॉप्टर तो मार के ही गिरा सकते हो ना, कम से कम. एक फायर नहीं हुआ. 35 क्यूबन गार्ड्स थे, सबको मार दिया गया. किसने मारा? कोई ऑब्वियसली इंटरनली किसी ने मारा ना, जैसे फिल्मों में दिखता है. तो ये वो सीन था. इस पे भी एक दिन फिल्म बनेंगे. अरे बनेंगे, ऑलरेडी बन रहे होंगे, बिकॉज वो फिल्म तो CIA फाइनेंस करती है ना, अमेरिका का वो जो है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए. ब्रिंगिंग फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, वो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वाले फिल्म्स बनेंगे. चीफ मास्टर सार्जेंट पैट रॉबर्ट्स, वो आएगा, कोई मार्क वॉलबर्ग जैसा कैरेक्टर आएगा, फिर ऐसा ही कुछ होगा. वो ठीक है, वो हमें पता है. हम जी कह सकते हैं कि भारत की इस ओवरऑल जो ये चल रहा है सिनेरियोस में, भारत विन विन उसमें है पोजीशन पे. Yeah, we are not in a bad position. We're in a good position to take advantage of this, and that's what we should do. हम लोगों को इसमें लफड़ों में पड़ना नहीं चाहिए. We should simply keep taking advantage. वही हमारे लिए बेहतर है इस वक्त. थैंक यू शामिल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद.